तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। ये मुझे हमेशा ईयरफोन, ये जो क्या है माइक्रोफोन, ये बहुत परेशान करता है। तो आप लोग कैसे हैं? दिख रहा है साफ साफ? ओके। तो इसके पहले हमने आपको बताया था कि दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वो आपने सीखा। तो आज हम उसी को एक जनरल, जो हमने दो इक्वेशन सीखी हैं लाइन की, उन्हीं का यूज करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि लाइन के बीच के एंगल कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास दो लाइंस हैं, देखो आपको दिख रही है, एक लाइन L1 और दूसरी लाइन L2। L1 और L2, हमको इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। मतलब अगर ये L2 को ऐसे ऐसे एक्सटेंड करें और L1 लाइन को ऐसे ऐसे एक्सटेंड करें, तो ये जो एंगल बनता है थीटा, हमको ये एंगल निकालना है कि थीटा एंगल कितना है, ठीक है। जो L1 लाइन है, हमको बताया गया है कि L1 लाइन जो है वो पॉइंट P मीन्स x1 y1 z1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 y1 z1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, उससे पास होती है। और एक दूसरी लाइन है, ये लाइन, जिसके डायरेक्शन रेशियोज b1 b2 b3 हैं, ये उनके पैरेलल है। ये हमको पता है लाइन L1 के बारे में। ये पॉइंट P है x1 y1 z1, अगर उसको एक पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो वो उसका नाम है, मान लो A1। A1 इज नथिंग बट OP वेक्टर। तो L1 जो लाइन है, लाइन L1 के बारे में हमको पता है कि वो पॉइंट x1 y1 z1 से जाती है, और वो एक दूसरी लाइन है ऊपर, जिसके डायरेक्शन रेशियोज b1 b2 b3 हैं। या कह लो कि जो दूसरी लाइन है उसको ऐसे भी लिख सकते हो, b वेक्टर इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। ये दूसरी लाइन का वेक्टर है, दूसरी लाइन का वेक्टर है। या कह लो कि b1 b2 b3 दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो L1 का इक्वेशन आएगा आपका R1, थोड़ी देर के लिए, माइनस A1 इक्वल टू लेमडा बी, यही तो होगा, R माइनस A इक्वल टू लेमडा बी। सिंपली अगर आप उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखना चाहें तो x माइनस x1 अपान b1 इक्वल टू x माइनस x2 अपान b2 इक्वल टू x माइनस x3 अपान b3, ऐसे लिख सकते हैं। और सिमिलरली एक लाइन L2 है, दूसरी लाइन देखो ध्यान से, दूसरी लाइन L2 है, जो कि एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 हैं। लाइन L2 जिसके कोऑर्डिनेट, जो एक पॉइंट Q से पास होती है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। या आप अगर उस पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहें तो उसको नाम दे दीजिए A2 हैं। यहाँ पर जो A1 था, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, आप उसको लिख सकते थे x1i b1j प्लस y1j प्लस z1k। सिमिलरली इस पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर जो A है, उसको आप लिख सकते हैं x2i प्लस y2j प्लस z2k। x2 y2 z2 पॉइंट Q से पास होती है लाइन L2, और जो लाइन L2 है वो एक दूसरी लाइन है
जिसको आपने वेक्टर C से रिप्रेजेंट किया है, और आप कह सकते हैं कि जो दूसरी लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो C1 C2 C3 हैं। अगर दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन C1 C2 C3 हैं तो C वेक्टर जो दूसरी लाइन है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और हम जानते हैं कि लाइन L2 का जो इक्वेशन होगा वो होगा आपका R2 माइनस A इक्वल टू लेमडा C वेक्टर, बिकॉज लाइन L2 इज पैरेलल टू लाइन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर C। और जो L2 जिस लाइन के पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं C1 C2 एंड C3। तो आप ऐसे लिख लो उस लाइन का इक्वेशन L2 का, चाहे आप ऐसे लिख लो x माइनस x2 अपान C1 y माइनस y2 अपान C2 और z माइनस z2 अपान C3। यानी वो लाइन x2 y2 और z2 से पास होती है और जिस लाइन के वो पैरेलल है उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज C1 C2 C3 हैं। यानी कि वो लाइन जो जिसके ये पैरेलल है लाइन, उसको इस वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस वेक्टर के फॉर्म में C। तो यहाँ से हमको कुछ पहले बातें भी पता चली कि अगर कोई लाइन हमको इस फॉर्म में दी है, जैसे x माइनस 5 माइनस डिवाइडेड बाई -4, y माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, मान लो इस फॉर्म में दी हुई है कि x माइनस समथिंग अपॉन समथिंग, z माइनस मान लो यहाँ 5 लिखा है, 2 मान लो, बार बार वही नंबर आ रहा है 3, तो x माइनस 5 अपॉन -4, y माइनस 6 अपॉन 2 और z माइनस 2 अपॉन 3। मान लो ऐसे हमको मान लो कोई लाइन दी है, तो ये दिखाता है कि ये लाइन 5, 6 और 2 से होकर पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, और ये लाइन जिस लाइन के पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियोज -4, 2 और 3 हैं। यानी उस लाइन को अगर हम 4i + 2j + 3k ऐसे लिखें तो यानी कि ये जो लाइन है वो इस वेक्टर के पैरेलल है, जो लाइन इस वेक्टर से रिप्रेजेंट होती है। मतलब ये जो नीचे क्वांटिटीज लिखी हैं डायरेक्शन रेशियोज -4, 2 एंड 3, तो आप उसको वेक्टर के फॉर्म में जब ऐसे लिखेंगे तो ये जो है ये इस लाइन का डायरेक्शनल वेक्टर बताएगा, डायरेक्शनल वेक्टर, बिकॉज जो लाइन होगी वो इसके पैरेलल है ना, इसके पैरेलल है, यानी लाइन का जो डायरेक्शन है वो इसके पैरेलल है, या तो इसी डायरेक्शन में होगी या इसके अपोजिट होगी, लेकिन उसका जो डायरेक्शनल वेक्टर है वो हमारा ये है, और इसका अगर हम यूनिट वेक्टर निकाल देंगे तो वो एक्चुअल डायरेक्शन होगी, वो इस लाइन की डायरेक्शन होगी। तो जो नीचे जो क्वांटिटी जो लिखी हैं, जैसे यहाँ पर C1 C2 C3 -4 2 3 B1 B2 B3, तो ये एक तरह से आप देखें तो पूरे लाइन के लिए एक डायरेक्शन का काम करती हैं, एक डायरेक्शनल वेक्टर का काम करती हैं। यानी B1i B2i और B3i प्लस B1i B2j और B3k प्लस, इन तीनों को अगर प्लस करेंगे तो ये कुछ नहीं, ये B वेक्टर बताता है, और ये बताता है कि जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, यानी कि लाइन की जो डायरेक्शन है वो B वेक्टर के पैरेलल ही है। तो एक तरह से ये जो B वेक्टर है, यानी जो डायरेक्शन को रेशियोज से बना जो वेक्टर है, वो उस लाइन की एक डायरेक्शन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, भले ही उस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करे या अपोजिट करे।
और एक्चुअल निकालने के लिए हम उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे तो एक्चुअल डायरेक्शन निकल आएगी। तो यहाँ से हमें ये बहुत बढ़िया मतलब चीज़ मिली कि ये जो लाइन लिखी, लाइन के जो इक्वेशन कहीं लिखा हो तो उसके नीचे जो रेशियोज जो लिखे रहते हैं ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो उसको अगर वेक्टर बनाएंगे ना तो जो हमारी लाइन है उसका वो डायरेक्शनल वेक्टर ही होता है। अब देखो, अब हमारे पास दोनों लाइन के इक्वेशन खैर हमने बना लिए हैं। अब वो बता रहा था कि इनके बीच का एंगल बताओ, इनके बीच का एंगल बताओ। तो एंगल बताने के लिए क्या होगा कि हमको लाइन के डायरेक्शन चाहिए। ध्यान से देखो, लाइन के डायरेक्शन चाहिए, L1 L2 की डायरेक्शन। तो L1 और L2 की डायरेक्शन जो हैं वो B वेक्टर और C वेक्टर के पैरेलल ही हैं, यानी B1i B2y और B1i प्लस B2j और प्लस B3 के ये एक तरह से L1 लाइन का डायरेक्शनल वेक्टर है। तो आप यहाँ से B1 कैप निकाल लीजिए, B1 कैप जो कि एक्चुअल डायरेक्शन होगी, B1i प्लस B2j प्लस B3k अपान अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। सिमिलरली ये जो L2 की जो डायरेक्शन पूछी जाएगी, तो L2 की डायरेक्शन कुछ नहीं है, वो जो ये दूसरी जो लाइन थी C, उसके डायरेक्शन रेशियोज के वेक्टर के पैरेलल है, यानी इसके पैरेलल है। तो अगर आप C कैप निकालें तो ये एक्चुअल डायरेक्शन बताएगी C1 C2j प्लस C3k अपॉन C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। तो उनके बीच मतलब इसका जो डायरेक्शन एक्चुअली जो निकली है वो B कैप से रिप्रेजेंट कर दो, और इसकी जो डायरेक्शन निकली है वो एक्चुअली C कैप होगी। तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा कॉस थीटा वो नथिंग बट B.C। वाई? क्योंकि B का मॉड और C का मॉड तो 1 है ना, डायरेक्शन है। माइनस डायरेक्शन प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन हमारा जो एंगल निकालना होता है वो जनरली एक्यूट एंगल निकालते हैं। तो B कैप और C कैप आप निकालिए, और जो एंगल हम आंसर देते हैं वो 90 डिग्री से नीचे वाला एंगल लिखते हैं जनरल, मतलब इन जनरल। तो आप ये B कैप और C कैप की वैल्यू वहाँ से रख दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस B3 C3 अपॉन अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर और इनटू अंडर रूट, ये अलग क्वांटिटी है, और ये C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, ये अलग क्वांटिटी। तो अगर हमको दो लाइनें ऐसे कहीं दी हों, ऐसे और ऐसे, अगर हमारे पास दो लाइनें ऐसे दे रखी हैं और हमसे कहा जाए कि उनके बीच का एंगल निकालो, तो हम इन पॉइंटों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, x1 x2 x3 जिनसे वो पास हो रही है। हमारा ध्यान रहता है उनके उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पर, क्योंकि इन रेशियोज से बना जो वेक्टर होता है, उन रेशियोज से बना जो वेक्टर होता है, यानी B1i प्लस B2j प्लस B3k मतलब B वेक्टर, और C1i C2j प्लस C3k यानी C वेक्टर, मेनली एंगल इन्हीं दो वेक्टर के बीच का होता है एंगल। तो हम केवल इनसे और इनसे मतलब डायरेक्शन रेशियोज से बने वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं। तो आप चाहे B.C अपॉन B का मॉड C का मॉड कर लीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू B.C अपॉन B का मॉड और C का मॉड कर लीजिए, और डायरेक्टली आप B कैप डॉट C कैप पहले निकाल लीजिए वहीं पर, और केवल आप
डॉट मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, या तो अगर आपको ऐसे याद करना है तो वेरी गुड, B1C1 प्लस B2C2 प्लस B3C3 अपॉन अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर और अंडर रूट C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर, आएगा वही चीज़, आएगी वही चीज़। तो दो लाइंस के बीच का एंगल हमको ऐसे पता हो जाता है। इसके लिए सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज की ज़रूरत होती है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज से जो बना वेक्टर होता है एक्चुअली वो लाइन का एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, बट उसमें सम मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर उस डायरेक्शन रेशियोज से बना वेक्टर निकालें और फिर उसका यूनिट वेक्टर भी निकाल दें, तो जो यूनिट वेक्टर निकलेगा वो एक्चुअल डायरेक्शन होगी। तो आपके पास चाहे जैसे आप रखें वैल्यू उतनी आएगी। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है कि दो लाइंस के बीच में अगर एंगल पूछा जाए तो सिर्फ उनके डायरेक्शन रेशियोज काम में आते हैं, मतलब ये वाले। ठीक है, आपको अगर दो लाइन अगर दी हैं, जैसे फिर से मैं बता देता हूँ, ये मान लो आपको दो लाइन दी हुई हैं, ये आपको दो लाइन दी हुई हैं और पूछा जाए इन लाइन के बीच का एंगल निकालो, तो आपको ये जिन लाइन ये देखो, ये लाइन 2, 8 और 100, 2, 8 और 100 इस पॉइंट से पास हो रहा है, और ये लाइन पास हो रही है, और ये लाइन 300, 500, 600 इस पॉइंट से पास हो रही है। तो पास जिससे हो रही है उनको हमको कोई मतलब नहीं है अगर हम एंगल निकाल लें। हमारा मेन है कि उनकी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं यहाँ पर 3, 2 और 5, और यहाँ है 2, 4 और 3। तो यानी हमको मेनली इसकी जो डायरेक्शन जनरल है वो आएगी इतनी, ये वेक्टर के टर्म में, और इसकी आएगी 2i प्लस 4j प्लस 3k। तो हमको मेनली इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, जो हम डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। समझ में आया? ये है दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना। वो कहाँ से किस पॉइंट से पास हो रही है इसका कोई रोल नहीं होता है, मेनली उनके डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं उनका रोल होता है। डायरेक्शन रेशियोज मतलब कि याद, मतलब ये समझो मेनली कि L1 और L2 के बीच का एंगल इज नथिंग बट B एंड C के बीच का एंगल। ये जो पैरालेल लाइंस हैं उनके बीच का एंगल, बिकॉज ये इसके पैरालेल ये है और इसके पैरालेल ये है, तो B और C जितना एंगल बनाएगा, B और C को जब एक्सटेंड करेंगे तो B और C के बीच में जो एंगल आएगा, B और C के बीच में वही एंगल होगा हमारा L1 और L2। तो ये अगर थीटा है तो L1 और L2 के बीच का एंगल अगर थीटा है तो B और C के बीच का भी एंगल थीटा होगा। तो मेनली एंगल निकालने के लिए हमको डायरेक्शन रेशियोज काम में आते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है।